11th IIT DPP 5th। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है t0 पे 2,3, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 2 पे 6,7 और 5 पे 13,14। एवरेज वेलोसिटी 5 से 0 से 5 तक चाहिए। तो t0 पर जो इसमें पोजीशन वेक्टर है या कोऑर्डिनेट्स अगर हम कहें तो वो 2,3 और फिर t इज इक्वल टू 5 पर, तो t इज इक्वल टू 5 पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें वो है 13,14। तो अगर हम इसमें कहें कि भाई डिस्प्लेसमेंट, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो इतने ही टाइम में। तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर और डिवाइडेड बाय फाइनली जो है ये टाइम की क्या वैल्यू है और इनिशियली टाइम की वैल्यू क्या है। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं, जैसे ये है 13 और 14 मतलब 13 आई कैप हो गया और 14 जे कैप हो गया, और माइनस t0 पर जो है 2,3 से हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो क्या है 5 0 से 5 तक, तो ये 13 में से आई कैप वाला 13 आई कैप और 2 आई कैप तो हो गया 11 आई कैप, और फिर 14 माइनस 3 हो गया 11 जे कैप के लिए भी, और ये 5 हो गया। तो इसमें जैसे आंसर होगा तो 11 कॉमन लेकर लिखा जा सकता है 11/5, फिर है ये आई कैप प्लस जे कैप, तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, ये इस तरह का हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with speed magnitude of change in velocity when it turns by angle 60 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दो वेक्टर उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला होता है, और दो वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, सपोज अगर ये एस वेक्टर लिख रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये जो s है उसके मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या लिखा जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, समेसन के लिए होता है। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या रहता है, सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो -2ab cos थीटा। अगर यही इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये आता है 2a साइन थीटा बाई 2, एडिशन होता तो 2a कॉस थीटा बाई 2। तो चाहे इस वाले फार्मूले में वैल्यू रख के निकालें, चाहे इससे डायरेक्ट निकाल लें, तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वही है, तो ये ऐसे एक तरह का पूछा गया है 2 और कांस्टेंट स्पीड जो है, कांस्टेंट जो मैग्नीट्यूड है 10, और फिर साइन 60 टर्न हुआ तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री बन गया, तो ये वाली वैल्यू साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 10, चेंज इन वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बी ऑप्शन। इस वाले फार्मूले में वैल्यू रख के भी इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वैल्यूज पुट करेंगे आसानी से आ जाएगा, इससे भी लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो इधर फिर ये हो गया ईस्ट, फिर ये वेस्ट, ऊपर क्यों ऐसा नॉर्थ लिखते हैं, इधर ऐसा साउथ। 10 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है 40 हो जाती है नॉर्थ की ओर, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 है ईस्ट की ओर, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, कितना 30 है ईस्ट की ओर। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 टूवर्ड्स नॉर्थ, तो फाइनली वेलोसिटी जो हो जाती है ये नॉर्थ में हो जाती है, 40 मैग्नीट्यूड होता है। अब ये कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन,
तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन है उसकी एवरेज वैल्यू के लिए क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, इनिशियल u, और डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा इसमें डेल्टा टी या टी कह ले रहे हैं वो 10 सेकेंड का। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो इस वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें वेक्टर का डिफरेंस निकालने के लिए उसको वेक्टर एडिशन जैसा ट्रीट कर लेते हैं ना। तो जैसे ये हो गया कि अगर ये v वेक्टर है नॉर्थ की ओर और इसमें जो है u वेक्टर उसका निगेटिव माइनस का u वेक्टर, तो फिर ये वाला जो वेक्टर आएगा वो v माइनस u आ जाएगा। ठीक है, तो ये v वेक्टर था उसका निगेटिव u वेक्टर था उसका निगेटिव, u ईस्ट में था तो उसका निगेटिव, ये 30 है ये 40 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू 50 निकल आएगी, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, और ये एंगल के बारे में मालूम होगा कि ये वाला एंगल जो होता है वो 37 डिग्री होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड 50 के बराबर है और उसमें जो टाइम लग रहा है टाइम है 10 सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। और डायरेक्शन के लिए देखना है तो डायरेक्शन जो है इधर वाली ये वाली डायरेक्शन है जिधर ये 50 वाला वेक्टर बनाया हुआ है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से अगर हम रिलेट करके देखें तो इसको अगर हम लोग इधर से लिखते हैं, ये वाला एंगल 37 डिग्री था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा जा सकता है। या अगर इस वाले एंगल से लिखा जा रहा होता तो इधर का एंगल होता है 53 डिग्री, तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा जा सकता था। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते थे। तो 5 वाले में देखें क्या लिखा हुआ है, तो सी वाले में है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, अच्छा, और डी वाले में है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। A particle is moving along a circular path with radius 5 और यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है। What will be average acceleration when particle completes half revolution? आधा चक्कर लगाने पर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन वही चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं ये, तो हाफ सर्किल में कितना मूव किया होगा उसको अगर हम देखें तो सपोज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं मूव कर रहा हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियली था तो आधा सर्किल करके यहाँ आ गया फाइनली, तो फाइनली ये इधर की ओर जा रहा होगा किसी स्पीड से 5 से और इनिशियली इधर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड करना होता तो 0 आ जाता, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मतलब ये वाला 5 तो ऐसे ही है और वो जो 5 था उसका नेगेटिव इधर की ओर, तो डिफरेंस एक्चुअल में आएगा 10, तो डिफरेंस आ गया 10। तो चेंज इन वेलोसिटी 10 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो टाइम कितना होगा, तो ये जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये वाला हाफ सर्किल कंप्लीट किया हुआ, 2 पाई आर कंप्लीट लेंथ होती है, आधी लेंथ हो जाएगी पाई आर, तो पाई की वैल्यू और आर कितना है 5, तो ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। तो टाइम कितना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और किस स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो जो टाइम लगा वो पाई सेकेंड लगा। तो अब अगर हम लिखें एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल चुके हैं 10 के बराबर और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन निकाला है पाई के बराबर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया 10/पाई और यूनिट तो होगा ही वही एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस तरह का ऑप्शन है इसमें बी। फिफ्थ, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स की वैल्यू टाइम के टर्म में दी हुई है। व्हेन द पार्टिकल अटेन 0 एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो 0 एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्स वो ब्रैकेट में टी लिखा है कि वो टाइम का फंक्शन है, तो सिंपल रखने के लिए उसको नहीं लिखते हैं। ये जो है एक्स की वैल्यू दी गई है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया,
ए टी इसका डिफ्रेंशिएशन से ए आ गया और ये हो गया 2bt और माइनस का 3ct²। एक और डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आएगा। अब क्योंकि v वेलोसिटी लिखने में a सिंबल यूज़ किया तो एक्सेलरेशन के लिए सिंबल नहीं लिखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो कुछ भी नहीं है। ये हो गया 2b और माइनस का 6ct। अब कह रहे थे एक्सेलरेशन ज़ीरो होने पर वेलोसिटी बताना है, तो इसको ज़ीरो रखेंगे तो टाइम पता लगेगा। तो ये आ गया 6ct = 2b, तो इससे टाइम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई b/3c। इस टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो वेलोसिटी में यही टाइम की वैल्यू रख देते हैं। तो वेलोसिटी में a + 2bt - 3ct²। तो ये हो गया a तो है ही +2b और t सॉल्व किया था। एक्सेलरेशन जब ज़ीरो है तो टाइम है b/3c और फिर है ये माइनस का 3c और t² b/3c इसका स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हो गई फिर a प्लस और 2b² / 3c और माइनस एक 3 कैंसिल हो गया, एक c भी कैंसिल हो गया, तो b² / 3c। तो 2 में से एक चला गया तो एक बचा a प्लस b² / 3c, a प्लस b² / 3c। तो ऐसा इसमें a ऑप्शन है, तो इसका a सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम के टर्म में और वेलोसिटी पूछा है, तो कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा हुआ है। तो r ये लिखा गया है √a² - t² और प्लस का t फिर है cos और है t²। तो वेलोसिटी इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको हम लोग पावर n जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया √ का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आएगा और फिर a² - t² की पावर n-1, तो 1/2 - 1 तो माइनस का 1/2। अब क्या ये सीधे x तो था नहीं, ये जो है सीधे x तो था नहीं, ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a² का तो ज़ीरो हो गया, फिर माइनस t² का डिफ्रेंशिएशन 2t। तो ये हो गया पहले वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन। दूसरा जो है उसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे, दो मतलब फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एक है t और दूसरा है cos t²। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया t, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन cos t²। तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन, जो है वही लिख देंगे। अब t² लिखा गया, t तो था नहीं, तो चेन रूल से इस t² का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। t² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t। तो फर्स्ट फंक्शन t cos t² इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज cos t² और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट क्या है t है, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो गया। यही है, इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए, जैसे इसमें 2 है और ये वाला 2 डिवीजन वाला 2 और ये 2t वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे लिखा जाएगा, तो ऊपर बचेगा ये t और अंडर रूट में मतलब ये जो पावर है माइनस का 1/2 है, तो उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो a² - t², ये वाला तो टर्म पहला हो गया। अगले में माइनस था, उसको बाहर लिख लेते हैं, तो 2t और फिर साइन, और ये भी t है तो t² कर देते हैं और साइन में भी t²। इसके अलावा है प्लस का cos t²। तो पहला वाला टर्म नेगेटिव में अगर हमें देखना है तो पहला वाला टर्म नेगेटिव में ये वाला तो बना है, लेकिन उन्हें cos लिखा हुआ है, ये तो नहीं हुआ फिर, है ना। नहीं cos वाला था तो अच्छा, ये 2t लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। खैर ये वाला देखा जाए, ये वाला टर्म में a ऊपर लिखा हुआ है अपने में तो t आ रहा है, इसमें a लिखा है अपने में t आ रहा है, इसमें आया d वाले में, तो d वाले में है -t, ठीक है, इतना मैच किया। cos t² मैच किया, -2t², हाँ पूरी तरह से जो सही है ये d वाला आंसर लिख रहा है, d सही हो गया, 6 का d। 7th
कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट अ टाइम आर गिवन, एक्स की वैल्यू दिया, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड। तो जब भी डिस्टेंस पूछा जा रहा हो तो हमें स्पीड निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक्स और वाई दिया, इससे हम पोजीशन वेक्टर लिखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जैसा। तो एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 साइन 10t, और फिर y की वैल्यू दी है 5 कॉस 10t। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें तो 5 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, और ये 10t था उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 10, आई कैप का आई कैप तो रहेगा ही, प्लस 5 कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का साइन, और ये 10t का 10 हो गया चेन रूल से, और फिर है ये जे कैप। तो अगर हम इसमें से 50 कॉमन लेकर लिखते हैं तो 50 कॉमन लेने के बाद बचता है ये कॉस 10t आई कैप और माइनस का साइन 10t जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी। क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड निकालना होगा। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड में 50 तो हो ही गया, बाकी ये कॉस और साइन है तो ये 1 आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, 50 तो दोनों में था तो कॉमन ले लिया, एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड होता तो उसका स्क्वायर फिर अंडर रूट। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो गया है, डायरेक्ट मान लेते हैं। तो ये स्पीड इसमें कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो डिस्टेंस को, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब स्पीड अगर कांस्टेंट है तब ये फार्मूला वैलिड होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम, अगर नहीं होता तो स्पीड इंटू डी टी इंटीग्रेट करते जिस टाइम इंटरवल के लिए था। तो कांस्टेंट आया है तो सॉल्व कर लेंगे। कितने टाइम में कह रहे हैं? 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में कितना जा रहा होगा? 100 मीटर। 50 इंटू 2 100 मीटर। तो सी ऑप्शन सही हो गया। 8th, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम। ये दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स और टाइम सेकेंड में। ठीक बात है। एक्सेलरेशन निकालना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चाहे तो इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख लेते हैं, हालांकि सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी नहीं, माइनस भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इज, तो y में है कि j में है, थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, उससे आंसर कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये x वाला हो गया, मतलब आई कैप हो गया, प्लस j कैप के लिए हो गया 10t j कैप हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आएगा, 5t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2t स्क्वायर से ये हो गया 4t, इतना हो गया आई कैप में, और फिर ये हो गया 10 जे कैप में। तो ये तो है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक और डिफ्रेंशिएशन किया जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 4 आई कैप। अब क्योंकि ये कांस्टेंट आया है माइनस का 4 आई कैप, तो इसमें जो है इस चीज़ का टाइम का कोई रोल है नहीं। ठीक है, माइनस 4 आई कैप ये लिखा जाता तो ये बी ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, तो -4 आई कैप भी लिखना चाहिए था, डायरेक्शन प्रॉपर लिखनी। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, तो फिर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है तो प्लस लिखा जा रहा होता। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ बताते -4 आई कैप। 9th, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। v और x में रिलेशन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन कोर्स ऑफ सच मोशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो एक्सेलरेशन के लिए ये भी फार्मूला होता है v dv बाई dx, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उससे लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन में क्योंकि
खुद ही ए लिखा हुआ है, तो थोड़ा उसको अवॉइड करने के लिए सीधे एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या किया जा रहा है, v dv बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, x, तो v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगर ये v के रिस्पेक्ट में होता तो 2v है, लेकिन हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल से dv बाई डी एक्स और आएगा। दूसरी ओर था a प्लस बी एक्स, तो a का तो डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस b x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो ये v dv बाई डी एक्स अगर अलग से हम देखें v dv बाई डी एक्स, तो ये वाली वैल्यू आ रही है b/2, और हमें मालूम है v dv बाई डी एक्स एसेलरेशन होता है, तो एसेलरेशन जो हो गया इसमें b/2 आया। अच्छा, इन्होंने ऑप्शंस तो नहीं दिया, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है ना, फिक्स वैल्यू है, डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही है। A particle moves a distance x in time t according to equation acceleration of the particle is proportional to, तो x की वैल्यू दी हुई है t प्लस 5 टू द पावर -1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो वेलोसिटी आएगा, डिफ्रेंशिएशन के लिए उसको x t प्लस 5 टू द पावर -1 जैसा ही देखें तो माइनस का 1 और t प्लस 5 टू द पावर -1 जैसा बनेगा, और चेन रूल से t प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन और करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 5 का 0, तो जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल में माइनस का t प्लस 5 टू द पावर -2 बनेगी। तो एक्सेलरेशन पूछा, एक और डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो एक्सेलरेशन किया गया एक और डिफ्रेंशिएशन, तो ये -2 और बाहर आ गया, तो ये हो गया प्लस का 2 और t प्लस 5 टू द पावर एक और माइनस लग गया और आगे 1 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में पूछा जाता तो ये आंसर हो गया है, लेकिन जितने भी ऑप्शन है उसमें या तो डिस्टेंस है या फिर वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस के टर्म में अगर हम देखना चाहें तो t प्लस 5, यहाँ से t प्लस 5 की वैल्यू रख सकते हैं ना, तो इसको अगर हम देखें उससे में अगर हम चेंज करना चाहें तो ये एक्चुअल में 2 और t प्लस 5 टू द पावर -1 का क्यूब जैसा देखा जा सकता है। अब ये 2 और t प्लस 5 टू द पावर माइनस को हम लोग x लिख सकते हैं, तो x क्यूब जैसा बन गया। तो x में जैसे डिस्टेंस अगर हम कहें तो डिस्टेंस का क्यूब, तो ये तो दोनों में नहीं दिया, b और c में डिस्टेंस था लेकिन एक में स्क्वायर है और एक में माइनस का 2 दिया। चलो वेलोसिटी में लेकर जाते हैं, तो अगर अब हम लोग यहाँ से लिखें वेलोसिटी की वैल्यू, या यही t प्लस 5 जो है, t प्लस 5 टू द पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का v और उसका अंडर रूट, यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस का v फिर उसका अंडर रूट। तो इसमें पुट करके अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते थे, 2 और t प्लस 5 टू द पावर -3 को और t प्लस 5 टू द पावर -1 का क्यूब तो लिख ही रहे थे। तो t प्लस 5 टू द पावर -1 की वैल्यू है माइनस का v और पावर 1/2, और बाकी अपना जो लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 और माइनस का v टू द पावर 3/2, तो -1 को अगर हटाकर हम बोल रहे होंगे तो v टू द पावर 3/2, तो ये ए ऑप्शन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में देखा जाए तो पावर में ही आ रहा है, बाकी 2 वगैरह को कांस्टेंट में ट्रीट किया जा रहा होगा, ऐसा प्रोपोर्शनल लिखा गया। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, x और t का रिलेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फिर से पूछा गया है, तो वैसे ही डिफ्रेंशिएट करके बन जाएगा। तो ये t की वैल्यू इसमें दी हुई है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसमें क्या किया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो टाइम ही है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। राइट हैंड साइड में है ए, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हमें चेन रूल से लिखना है तो dx/dt और होगा। b है, फिर जो है dx/dt और होगा। अब dx/dt है v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई dx/dt कॉमन लेकर भी लिखें, तो v कॉमन ले लिया गया, तो बचा ये 2ax प्लस b, इधर की ओर था 1, तो यहाँ से v x के टर्म में कैलकुलेट हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 1/2ax प्लस b। v आ गया। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि सिंबल a भी यूज़ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लोग acc डॉट एक्सेलरेशन लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के लिए। तो ये अगर हम ऐसे देख पाएँ, थोड़ा हमें शायद इस तरह सिंपल लगे, 2ax प्लस बी टू द पावर -1 जैसा है। तो खैर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2ax प्लस बी टू द पावर -1 है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन टाइम के लिए। तो पहले x के लिए करें, इधर लिख लेते हैं, x के लिए किया जाए तो माइनस आ गया और 2ax प्लस बी टू द पावर -1 -2 हो गया। चेन रूल से 2ax का और डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 2a, और ये हो गया dx/dt, और b का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो बना वो माइनस का, और ये 2a को बाहर लिख लेते हैं, dx/dt को b लिख देते हैं, इसके अलावा बचा ये 2ax प्लस बी टू द पावर -2। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में सारे टर्म v के टर्म में दिए हैं, तो इसको v के टर्म में कन्वर्ट करें, तो ये तो लिखा ही है। बाकी इस वाले टर्म को देखें, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसके हिसाब में इसको कन्वर्ट करें। क्या करें, 2ax प्लस बी टू द पावर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये -1 तक है वो v के बराबर है, तो माइनस का 2av, और ये खुद ही v के बराबर है, v स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 2av क्यूब बन गया, -2av क्यूब। ऐसा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, और इक्वेशन दी हुई है x और y टाइम के टर्म में दिया हुआ है। द इंस्टेंट एट विच वेलोसिटी वेक्टर इज एट 45, 5/4 इज 45 विद एक्सेलरेशन वेक्टर इज। तो हमें क्या करना होगा, इसमें वेलोसिटी वेक्टर भी निकालना होगा, एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं इसमें, तो ATi कैप प्लस AT1 माइनस BT J कैप। वेलोसिटी लिखा जाता है इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो AI कैप प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे होते तो AT होता, तो वो होता A, और माइनस में ABT स्क्वायर, तो 2ABT J कैप, ये वेलोसिटी होता। एक्सेलरेशन को लिखा जाता, एक्सेलरेशन होता माइनस का 2AB J कैप। तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर आ गया है। बड़ा सिंपल दिख रहा है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी हम ये मान लें कि अगर कोई रैंडम सी डायरेक्शन आ गई होती, हम उसके हिसाब से सॉल्व करें, तो दो वेक्टर उसके बीच में जो कुछ एंगल होता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोग एंगल पता करने के लिए देखें, जैसे अगर एक कोई ए वेक्टर है और एक कोई बी वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आता था वो ए बी कॉस थीटा आता है, वहाँ पर ही थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कहें, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसा देखा जाए। डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो डायरेक्ट हम यहीं पर मल्टीप्लाई करके लिखें, तो इस मल्टीप्लिकेशन में कोई आई कैप वाला टर्म तो है नहीं, सीधे जे कैप का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू लिख लेते हैं,
ये जो जे कैप था यहाँ पे, ये ऐसा ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया जाए डॉट प्रोडक्ट में, तो माइनस का 2ab और a माइनस 2abt, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2ab के बराबर होगा, और जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2abt इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और फिर कॉस थीटा। तो एंगल कह रहे हैं 45, अब 45 में कोई सा भी एंगल इसमें आगे हो पीछे हो, कॉस 45 हमेशा ही 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/√2। अब इसमें क्या किया जाए, टाइम निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल ही हो गया, बाकी स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर किया जाएगा, ये √2 इधर चलाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर होने में हो गया a स्क्वायर प्लस 4, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या किया जाए, इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं ना। तो ये 2 टाइम्स हो गया, और ये हो गया a माइनस 2abt का स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, दूसरी ओर भी लिखा है, और दूसरी ओर में हो गया ये a स्क्वायर और प्लस a माइनस 2abt का स्क्वायर। तो इधर ये 2 बार है, उधर वो 1 बार है, माइनस होकर 1 बार बचेगा, तो a माइनस 2abt का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 2abt 2 बार हो गया, ये 2abt उसका स्क्वायर, हाँ। अंडर रूट लिया जाए तो फिर ये a माइनस 2abt इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अगर हम प्लस a लिखेंगे तो t 0 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो माइनस a से काम चलाते, माइनस a हो गया ये, तो माइनस a होने पर हो गया 2a इज इक्वल टू 2abt। तो सीधी सी बात है, t की वैल्यू आ गई 1/b, 1/b इसमें सेकेंड ऑप्शन है इस तरह का। थर्टीन्थ, अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ पैराबोलिक पाथ, उस पर इक्वेशन दी हुई है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स 5, कांस्टेंट है ये, और एक्सेलरेशन बताना है। तो y वाला अगर वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन y वाला 0 है, तो जो एक्सेलरेशन है वो x में है, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको टाइम के लिए, तो इधर ये हो जाएगा vx, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y और vy प्लस 2vy प्लस 0। अब vy की वैल्यू फिक्स है, तो सिंपल रखने के लिए फिक्स वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है 5, तो ये हो गया 10y प्लस 10, तो ये vx हो गया, तो ax निकालना होगा, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 10, और y का डिफ्रेंशिएशन फिर से vy हो गया, बाकी 10 का 0 हो गया, तो ये तो 10 था और vy की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये हो गया 50। x वाला एक्सेलरेशन 50 है, y वाला 0 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 ही है। फोर्टीन के बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे v जो लिखा है उसको 2v/3 जैसा देखेंगे, तो इसमें बोला जा रहा है पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, तो इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये A है, मैंने हेक्सागन पहले से बना रखा है, D E फिर ये F। तो अब ये कह रहे हैं A से शुरू किया गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मान लेते हैं कि भाई ये जो लेंथ है हर एक साइड इसमें रेगुलर हेक्सागन है तो बराबर है L के बराबर है,
और बहुत सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग इसमें और चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे ये जो अंदर सारी साइड्स ये एल के बराबर है। ए से डी तक कहा जाए तो 2l के बराबर है। ए से सी तक निकालने की ज़रूरत रहेगी सी वाले ऑप्शन में, वो निकाल लेंगे, अभी आगे बात कर लेंगे। खैर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू एफ, पहला है ए टू एफ, तो ए टू एफ वाले में देखा जाए ए यहाँ पर एफ यहाँ पर, तो ए टू एफ के लिए डिस्प्लेसमेंट तो एल के बराबर हो गया है ना। ए से एफ पर चला, ए से बी पर गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, तो यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा फाइनली, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है एफ के बराबर। टाइम कितना लगा ए टू एफ के लिए? टाइम ए टू एफ के लिए टाइम अगर हम लोग देखें तो ये जो है ए से बी एल हो गया, बी से सी एल, तो ये एक तरह से 5l चलता है और स्पीड v, इतना टाइम लगा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, बल्कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट है ए एफ एल के बराबर और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है 5l/v, तो l से l कैंसिल, v ऊपर, तो v बाई 5, तो ए ऑप्शन तो इसमें सही है। ठीक है, ये मोर देन 1 है तो ए से ज़्यादा सही हो सकता है, इसमें इस 1 से ज़्यादा ही सही है। चेक करते हैं अगला, तो कह रहे हैं जो है डी, ए टू डी, तो ए से अगर डी तक जा रहा है, ए से डी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से डी, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये l प्लस एल, 2l के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट है 2l। टाइम कितना लगा? तो पहले ए से बी एल गया, बी से सी एल गया और सी से डी भी एल डिस्टेंस जा रहा है, तो 3l डिस्टेंस जा रहा है v स्पीड से, तो टाइम निकाल लेंगे 3l/v। तो अगर हमें अब देखना है ए टू डी की बात करेंगे तो इसमें टाइम निकाल लेते हैं पहले, तो ये 3l डिस्टेंस जाता है v स्पीड से और फिर डिस्प्लेसमेंट 2l के बराबर देखा गया, तो एवरेज स्पीड इसमें जो आएगी वो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 2l और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 3l/v, तो ये आएगा 2v/3, तो 2v/3 अगर हम इसको मान रहे होते तो ये भी सही हो गया होता। तो अगला देखा जाए सी। अब ये ज्योमेट्री से थोड़ा हमें ये रिलेट कर लेना होगा कि ये जो ए से सी तक डिस्टेंस है, ए से सी तक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आती है वो l√3 आती है। अब ये l√3 ये कैसे निकाला जाए? तो बड़ी इजीली देख सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री होगा, तो इधर का ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो इधर ये सामने वाली साइड अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो सामने वाली साइड है किसके बराबर होगी? l sin 60 के बराबर। उसी तरह का दूसरी ओर के ट्रायंगल में निकालेंगे वो भी इतना ही होगा, तो ए सी जो निकालेंगे ए से सी तक वो इसका डबल हो जाएगा, sin 60 होता है √3/2, तो ये जो है l√3 आएगा। तो अगर अब हमें ए टू सी देखना है, ए टू सी के लिए अगर हम कहें ए सी निकाल लिया हमने अलग से, जो कि होगा अपना डिस्प्लेसमेंट, और टाइम निकालने की बात बची, तो टाइम कितना होगा? ए से बी जाना है और बी से सी, तो l प्लस एल, 2l डिस्टेंस चल रहा है v स्पीड से। तो अगर इसके लिए वेलोसिटी निकाला जाए और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो कि ए सी के बराबर है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 2l/v, l से l कैंसिल हो गया, तो ये है √3/2v। ठीक है, इसमें जो है ये √3 जो है सिर्फ √3 तक है ना, वो 2 रूट में नहीं है, 2 जो है वो रूट से बाहर है, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया इसमें। अब कह रहे हैं ए टू बी, अब ये तो कोई बात हुई नहीं, ए टू बी ये सीधा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो ए टू बी के लिए अगर हम लोग कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट l के बराबर है और टाइम टेकन l/v के बराबर है, तो आ गया v। तो इसमें देखा जाए तो सभी सही है। तो 14 तक हो गया। 15, a particle moves in a circle of radius r with constant speed v during time interval, टाइम इंटरवल दिया हुआ है और एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में
पूछा जा रहा है। ठीक है, ट्राई किया जाएगा इसे। तो इसमें जितना ये डिस्टेंस बोला गया वो एक आर्क की तरह का है, वो आर्क बनाते हैं, एंगल रिलेट होगा क्योंकि कुछ वेक्टर के की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कुछ वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, फिलहाल ऐसा मान लेते हैं। तो ये जितना चल रहा है इधर आर्क लेंथ, ये वाला मान लेते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, ये आर्क लेंथ L मान लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड v है, तो टाइम कितना लगेगा, L डिवाइडेड बाई v, और ये टाइम दिया हुआ है पाई r बाई 3v। तो इससे जो ये आर्क लेंथ है वो कैलकुलेट हो गया पाई बाई 3r। आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस इंटू एंगल होता है, तो इससे एंगल कैलकुलेट हो गया पाई बाई 3। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर पाई बाई 3, 60 डिग्री, थोड़ा छोटा बन गया है, 60 डिग्री पाई बाई 3 ये मानकर चलेंगे। अब इन्होंने बोला एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम तो दिया ही हुआ था, चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड है और स्पीड कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था ऐसा कि दो वेक्टर के डिफरेंस के लिए फार्मूला लगाया जा सकता है अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है ही v के बराबर, और ये जो साइन लिख रहे हैं वो थीटा बाई 2, तो साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 6 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो एक्चुअल में वेलोसिटी का जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड भी v के बराबर है। तो पहला जो पूछा जा रहा है कि भाई एक्सेलरेशन, उसके लिए एवरेज वैल्यू, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाता है, वो हो गया v, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो वो टाइम ही दिया था क्वेश्चन में पाई r बाई 3v, 3v ऊपर चला गया तो ये हो गया 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r, 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r, तो 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r बोला ही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला बोला जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री हो तो हमें ये रिलेट हो जाना चाहिए कि तीनों साइड्स बराबर होगी। अगर इधर की एक ऐसा जो है डिस्प्लेसमेंट वाली साइड बनाएंगे तो ठीक है, तो ये वाली साइड बराबर होगी रेडियस के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसमें रेडियस के बराबर होगा 60 डिग्री एंगल की वजह से। तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, तो वी एवरेज होगा डिस्प्लेसमेंट जो कि रेडियस के बराबर होगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम था पाई आर डिवाइडेड बाई 3v, आर से आर कैंसिल हुआ तो हो गया 3v बाई पाई। तो एवरेज वेलोसिटी भी सही आ रहा है 3v बाई पाई, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहना चाहिए था। अब अगला इन्होंने बोला एवरेज एक्सेलरेशन, तो सी वाला तो ए चेक हो चुका है, वो नहीं होगा। एवरेज स्पीड, अब स्पीड क्या है कि स्पीड है कांस्टेंट, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो इसकी एवरेज वही वैल्यू होती है, तो एवरेज स्पीड तो v के बराबर आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो स्पीड कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का एवरेज वही होता है, तो ये वाला गलत हो गया। तो इसमें आंसर जो बना वो सिर्फ ए और बी, ए और बी बना। 16th, which of the following represents the particle is moving with constant velocity, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लिखें पोजीशन वेक्टर, पहले ए को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग लिखें ए वाले केस में तो ये हो गया 4 साइन 5t आई कैप में और 4 कॉस 5t जे कैप में। तो अगर ये है तो वेलोसिटी कितना होगा, इसके डिफ्रेंशिएशन से आएगा 20 साइन 5t आई कैप और 20 कॉस 5t जे कैप। अब कह रहे कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें तो टाइम का फंक्शन है, तो ये तो आंसर नहीं बना। बी वाले को चेक करें तो बी में है, फिर से पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। अच्छा ये साइन कॉस है तो एक सही रहेगा, लेकिन फिर भी लिख कर देख लेते हैं।
2 साइन 4 टी आई कैप प्लस 3 कॉस 4 टी जे कैप। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, साइन के डिफ्रेंशिएशन में कॉस होगा, 4 था तो 4 और आ जाएगा तो 8 हो गया, कॉस 4 टी आई कैप, कॉस के डिफ्रेंशिएशन में माइनस का साइन आएगा, 3 और 4 से 12 हो जाएगा, साइन 4 टी जे कैप। तो इसमें भी वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन है, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो है नहीं। सी वाले को चेक कर लें, तो सी में अगर हम लोग लिखें तो पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है e टू द पावर टी आई कैप और प्लस e टू द पावर माइनस का टी जे कैप। तो डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी e टू द पावर टी का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर टी ही होता है और e टू द पावर माइनस का टी और माइनस और आ जाएगा जे कैप। ये भी टाइम के टर्म में आया। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, कोई तो सही होना ही चाहिए, तो डी सही ही है और बिल्कुल ठीक है ये। तो 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप, डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसमें कोई टाइम का टर्म नहीं है, कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट ये 4th ऑप्शन के लिए। 17th, which of the following statements are true for a moving body? If its speed changes, its velocity must change. जो velocity है, speed जो होता है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जो velocity है उसमें क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि स्पीड चेंज हो जाए तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो स्पीड चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेक्टर चेंज होगा। तो ये कह रहे हैं कि स्पीड चेंजेज इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज, इफ स्पीड चेंजेस वेलोसिटी मस्ट चेंज, बिल्कुल ठीक है। एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, तो इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, तो पहला वाला तो सही है। अगले में लिखा है इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस स्पीड मस्ट चेंज, ये प्रॉब्लम है। कह रहे हैं वेलोसिटी चेंज है तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं हम किस तरह से, हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तो स्पीड नहीं चेंज हो रहा है। तो हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं कि स्पीड ना चेंज हो, कैसे क्या करेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे, डायरेक्शन बदल रहे होंगे, मैग्नीट्यूड नहीं, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। तो इनका ये कहना कि वेलोसिटी चेंजेस स्पीड मस्ट चेंज, ये गलत है। एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, तो गलत है। अगला पढ़ते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने में अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर रहे थे तो स्पीड चेंज होगी, और अगर हम वेलोसिटी चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे तो स्पीड नहीं चेंज होगी, तो ऐसा है। एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, बिल्कुल, अगर वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन है ही, तो इस तरह से सी ऑप्शन भी सही है। अगला, इफ इट स्पीड चेंजेस बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी में रिमेन, नहीं, अगर स्पीड चेंज हुई तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो ये वेक्टर बदल जाएगा, तो ये रिमेन कांस्टेंट ऐसा नहीं हो सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो सब देखकर इसमें जो है ए सही आया था और सी सही आया था। 18th, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0। तो ऐसा नहीं है वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 हो, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो अगर वेलोसिटी 0 है और वो बदल रही है, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी अभी 0 हुई, अगले मोमेंट पे नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन कुछ उसमें आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक ऐसा देख सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल को हमने सीधे ऊपर फेंका, तो ऊपर जब फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी स्पीड 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है g होता है डाउनवर्ड, तो वहाँ पर क्या है, स्पीड 0 मतलब वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 0, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, तो ये जो है ए ऑप्शन सही नहीं। बी, इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी। हाँ, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल के लिए जीरो है, कोई t1 टाइम है, कोई t2 टाइम है, इस सब के बीच में वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो है, तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, ज़ीरो भी एक तरह का कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो लिखा जाता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो ही है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो आएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है किसी टाइम इंटरवल में, तो कोई इंस्टेंट इसी टाइम इंटरवल का होगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो ये तो सही हो गया। इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आता है वो स्पीड बढ़ाता है। एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट, अगर ये थीटा एंगल है तो कहेंगे ए कॉस थीटा, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्पीड बढ़ेगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो स्पीड घटेगी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये थीटा कहना चाहते हैं कि 180 डिग्री है, कि अगर एक और वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर स्पीड बढ़ने का रेट निगेटिव, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। तो ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, सी बिल्कुल सही है। इफ़ पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, तो बिल्कुल ठीक है ये। जैसे अगर कोई पार्टिकल कहीं पर है तो वो जो उसका पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी उससे अपोजिट होगी, तो ओरिजिन की ओर ही आ रहा होगा, कहीं से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये भी सही है, डी भी सही हो गया। तो इसमें बस ए नहीं था और बी सी डी ये तीनों सही थे। 19th, a point moves in a straight line so that its displacement मीटर में है, एट एनी टाइम t सेकेंड में दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो किसी के लिए भी करते तो चाहे हम यहाँ पे टाइम के लिए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, और dx बाई dt चेन रूल से तो हो गया v, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो इससे v निकाला जाए तो वो आ गया t बाई एक्स, एक इक्वेशन जैसा याद रखेंगे। तो v तो पूछा नहीं गया था, एक्सेलरेशन पूछा गया था, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इसमें एक्सेलरेशन, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें वेलोसिटी को टाइम के लिए। तो इसमें जो है डिवीज़न वाला फार्मूला लगेगा, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस टी वी बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आया एक्सेलरेशन। अब जो ए ऑप्शन है उसमें सिर्फ x के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू पुट करें तो उससे कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू भी करना है लेकिन वो आगे कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आई है एक्सेलरेशन अपना कितना, x माइनस टी वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको देखें तो ये हो गया x माइनस टी, और v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है t बाई एक्स, और डिवीज़न में फिर से एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स एलसीएम में आया जो कि नीचे एक्स क्यूब बन गया, फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब जो इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 1 भी है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, तो 1 बाई एक्स क्यूब, तो 1 बाई एक्स क्यूब, तो एक्सेलरेशन ये वाला तो सही हो ही गया। बी वाले में देखा जाए तो टी और एक्स के टर्म में लिखा है, अपने पास जो ऑप्शन है उसमें वी भी आ जा रहा है। तो और किसको ट्राई किया जाए इसमें चेंज करने के लिए,
हाँ, ये जो सी ऑप्शन है वो एक्चुअल में यहीं से लिखा हुआ है। इसको अगर हम डिवाइड करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये सी भी सही है। सिर्फ x के टर्म में ए ऑप्शन तो हो ही गया, तो डी नहीं होगा, और x और t में देखा जा रहा था तो c था। तो ओवरऑल a और c सही। 20th, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इज गिवन बाय, x की वैल्यू टाइम के टर्म में दी हुई है। कुछ स्टेटमेंट हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो x की वैल्यू दी हुई है 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इसमें जो है अगर हम लोग लिखें एट क्या t0 पे x की वैल्यू आ गई 0, और क्या 4 सेकेंड में कह रहे हैं, फर्स्ट 4 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, तो माइनस का 16 आया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक तरह से यहाँ पर x2 माइनस x1 है ना, बाद का x माइनस पहले का, तो माइनस का 16 और माइनस का 0, तो माइनस का 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड माइनस का 16 सही है। एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही चुके हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में प्लस का 4 लिखा है तो गड़बड़ है। अब इसके बाद डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस जो है 4 सेकेंड का ही है। तो डिस्टेंस में क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, पाथ रिट्रेस तो नहीं किया, ये चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी। तो ये वेलोसिटी x दिया था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें। तो वेलोसिटी में हो गया ये 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो इसको 0 रखा जाए, इसको 0 रखने पर टाइम की वैल्यू, एक तो 0 आ रही स्टार्टिंग वाला टाइम, और एक आ रहा है 2 सेकेंड। अब ये जो 0 से 4 सेकेंड में ही टाइम आ रहा है 2 सेकेंड, मतलब ये पाथ रिट्रेस कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कहाँ कहाँ पहुँचा वो देखना पड़ेगा। तो t0 पे तो निकाल ही चुके, कहाँ है, t इज इक्वल टू 4 पे भी निकाला गया, ये 2 पे पाथ रिट्रेस किया था, तो t इज इक्वल टू 2 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू 2x की वैल्यू, तो ये कितना था 3t स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो गया 4 इंटू 3 हो गया 12 माइनस 8 4। तो एक्चुअल में ये कहाँ से चलना शुरू करता है, t0 पे x की वैल्यू 0 से 2 सेकेंड में कहाँ पर पहुँचता है, t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ पर पहुँचता है, x की वैल्यू 4 पे। अब यहाँ से वापस हो गया होता है, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ पर पहुँचता है, x इज इक्वल टू माइनस का 16। तो अब इसमें अगर हम देखें तो पहले ये 4 मीटर इधर गया है, फिर 4 वापस आया है, और 16 पीछे गया, तो 4 4 और 16 मिलाकर हो गया 24। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो निकालेंगे, तो 4 + 4 + 16 24 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 24। एवरेज स्पीड, तो 24/4 6 होता। तो ओवरऑल सी तो सही था, डी गलत है। डी में एवरेज स्पीड जो आती वो 6 मीटर पर सेकेंड होती। फर्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 1 डायमेंशनल मोशन, और इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। तो 1 डायमेंशनल 1D में है, तो 1D में अगर है इसका सेम डायरेक्शन होती है, अगर ये सेम डायरेक्शन है तो स्पीड इंक्रीजिंग होता है, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो। अगला, अगर ये जो है अपोजिट डायरेक्शन होता तो स्पीड डिक्रीजिंग होती। तो बस यही देख लेना है हमें। तो इन्होंने लिखा है कि मस्ट डिक्रीज इफ ए निगेटिव। अब ए निगेटिव से नहीं फर्क पड़ेगा, ए निगेटिव के साथ अगर वी पॉजिटिव हुआ तब ये डिक्रीज करेगा।
तो एक निगेटिव वाली डायरेक्शन में हो और एक पॉजिटिव में, तब डिक्रीजिंग हुआ। तो मस्ट लिख दिया है और वी के डायरेक्शन के लिए बोला ही नहीं गया है, तो ये नहीं सही है। स्पीड मस्ट इंक्रीज, ठीक है, सेम रीज़न। अगर ए पॉजिटिव कह रहे हैं और वी भी पॉजिटिव होता तब इंक्रीजिंग होता। स्पीड विल इंक्रीज इफ बोथ आर निगेटिव, बोथ निगेटिव सेम साइन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो बोथ निगेटिव पे स्पीड इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव पे स्पीड डिक्रीजिंग, ये भी ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही आया सी और डी। 22 A boy starts towards east with the speed 5 after 2 सेकेंड। तो 5 की स्पीड से 2 सेकेंड में कितना चल रहा होगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर ईस्ट में गया, उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर 40 मीटर गया सेम स्पीड से। तो 40 मीटर चल रहा है और 5 की स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा इसमें 8 सेकेंड लगेगा, है ना। 40/5 8 सेकेंड लग रहा होगा। अगेन टर्न्स राइट ट्रेवल्स फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड ही चल रहा है तो वही 40 मीटर ही जाएगा विथ सेम स्पीड। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले ये जा रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। इसके बाद ये राइट टर्न करता है, राइट टर्न करता है, ठीक है। तो ये राइट टर्न करता है, 90 डिग्री से टर्न कर गया, लेकिन ये कितना गया, 10 था उसका 4 टाइम्स, नियरली मान लेते हैं सर। इसके बाद फिर राइट टर्न किया, ठीक है, प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये फिर राइट टर्न किया है ना, तो फिर 90 डिग्री रोटेट करा दिया, ऐसा हो गया। थोड़ा सा डायरेक्शन ठीक नहीं, मान लेते हैं सही। तो इधर ये 10 मीटर गया ईस्ट में, फिर राइट टर्न किया 40 मीटर और फिर ये 40 मीटर। अप्रॉक्सीमेट सा इसको मान ले अगर ऐसा, तो ये 10 उधर 40 था तो इधर बचा 30, ये वाला 40 है, थोड़ा अपने से देख लेना है। तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आएगी 50। तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट 50, यहाँ से चला था इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट बोला गया था, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो सीधे 50 लिखेंगे, और डायरेक्शन भी अगर हमें लिखनी होगी तो इस वाले ट्रायंगल के हमें मालूम होता है कि ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री होता है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से हम लोग देखें भाई, इधर की ओर जो है ये ईस्ट हो गया, इधर ये वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये साउथ। तो 37 डिग्री, 37 डिग्री वेस्ट, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 50 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड, तो जब कांस्टेंट स्पीड से गया था, कांस्टेंट स्पीड से हमेशा स्पीड कांस्टेंट ही रही है, सेम स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी वही रहेगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का 50 और डिवाइडेड बाय टाइम कर दें। टाइम कितना लगा, तो पहले 2 सेकेंड, फिर बाद में 8 सेकेंड और उसके बाद फिर 8 सेकेंड, तो टाइम लगा 18 सेकेंड। तो 50/18, 50/18, 25/9 कह सकते हैं, 25/9। और डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट वाली, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। फिर कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हो गया पहले 10, फिर 40 और फिर 40, तो 90 मीटर हो गया।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 90 मीटर। 23rd, a man walks on a straight road from his home to market. घर से मार्केट की ओर गया 2.5 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की स्पीड से जा रहा है, 2.5 किलोमीटर जाना है। मैं बहुत डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ कि भाई उसको जो टाइम लगा आधे घंटे का टाइम लगा। फिर उसके बाद है ऑन रीचिंग द मार्केट ही इंस्टेंटली टर्न्स बैक विद स्पीड। अब स्पीड जो से आ रहा है ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो आधे घंटे में गया था, 30 मिनट्स में गया था। ठीक है, अब कितना टाइम लगा होगा, तो भाई डिस्टेंस तो अब भी उतना ही आना है और स्पीड अब की बात, तो अभी जो टाइम लगेगा 1/3 आवर्स। मिनट में कन्वर्ट कर लें 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 25 मिनट्स। तो 30 मिनट में गया और 20 मिनट में वापस आ गया। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर मैन ओवर टाइम इंटरवल 0 to 30। तो 0 to 30 कौन सा टाइम है, 0 to 30 कौन सा टाइम है, उतना तो जाने में लगा है। तो सीधे जा रहा है स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस 30 मिनट में वही इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इन्होंने जो निकालने के लिए बोला गया है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, तो इसमें सिर्फ जाने में अगर हम कहें वो तो स्पीड कांस्टेंट है 5 की और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है। तो कहना ये चाहते हैं कि 0 से 30 में स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही डायरेक्शन में, पाथ रिट्रेस वगैरह कुछ नहीं किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 5 ही रहेगा और एवरेज स्पीड कांस्टेंट स्पीड 5 से चल रहा है वही रहेगा। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड है 0 से 50, तो 30 मिनट तक गया था, 20 मिनट में वापस आया था, तो जहाँ से चला वहीं आ गया। तो सेकंड वाले में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 50 मिनट्स, तो 0 आ गया। अब कह रहे हैं एवरेज स्पीड, तो जाना और आना मिलाकर हो गया था, जाना और आना मिलाकर हो गया था 5 किलोमीटर, और टाइम जो लगा था पहले 30 मिनट्स, आवर्स में कहें तो 1/2 है ना, भाई 2.5 किलोमीटर गया था 5 की स्पीड से, और आने के टाइम पर 2.5 किलोमीटर आया है 7.5 की स्पीड से। तो ऊपर तो ये था 5 और डिवीज़न में है ये 1/2 प्लस 1/3, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5/6 आ रहा है ये। तो एवरेज स्पीड जो है जाने में 5 और आने में 7.5, उसकी एवरेज वैल्यू आ गई 6। तो एवरेज स्पीड हो गई। थर्ड वाले को देखा जाए, थर्ड में ये कह रहे हैं 0 to 40 मिनट्स। ये इंटरेस्टिंग है, 0 to 40, तो 30 मिनट तो यहाँ गया था और बाकी 20 मिनट में वापस आया, तो 10 मिनट में आधे रास्ते पर होगा। 20 मिनट लगे थे तो 10-10 मिनट के 2 इंटरवल कह सकते हैं, आधे रास्ते पर होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, ये आधे रास्ते पर होगा, तो 2.5 था उसका आधा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए तो 2.5 है उसका आधा, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा, तो टाइम तो ये अभी निकाला ही था है ना, कितना टाइम लग रहा था 40 मिनट, सॉरी टाइम निकाला ही था 40 दिया हुआ है, मिनट है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, तो ये कुछ हो गया 4/6 हो गया 2/3 या जो भी। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 6 × 2.5 डिवाइडेड बाई 4 × 2 8, तो ये हो गया 15/8, 1.770 हो गया, तो 8 फिर 60 हो गया तो 7 5, तो 1.875, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 1.875 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा कि ये जो है
2.5 गया था, 2.5 गया था प्लस वापस आया तो आधा ही वापस आ पाया, तो 2.5 का आधा वापस आ पाया था और 40 मिनट का टाइम लग रहा था। तो इसमें हो गया, ये एलसीएम हुआ 5, तो ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये है 4/6, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 8 नीचे रहा और क्या हो गया, 6 से 15 45 बाई 8, 15/8 40, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 5.5 बचा तो हो गया 5625 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों ऑप्शन हो गए, तीनों सॉल्व हो गए, तीनों पार्ट। नेक्स्ट 24th, a particle moves in such a way that its position vector at a time, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है टाइम के टर्म में, वेलोसिटी, स्पीड, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक एक करके लिखते जाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस हाफ टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी के कैप। ये पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। ये हो गया आई कैप प्लस 2 टाइम्स होगा, 2 टी कैंसिल होकर टी जे कैप बचा और प्लस के कैप। एक और डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन आएगा, वो होगा सिर्फ जे कैप। तो फाइंड एज फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी हो गया सॉल्व। स्पीड, तो ये वेलोसिटी है तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो स्पीड निकालेंगे तो मॉड हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस टी का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर हो गया उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट में हो गया 2 प्लस टी स्क्वायर। तो स्पीड है 2 प्लस टी स्क्वायर, है ना, बी ऑप्शन। तो ए में था वेलोसिटी, तो ए तो यहीं तक सॉल्व हो गया है। फिर ये स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये सी ऑप्शन भी हो चुका है। अगला डी में है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है 1, ये हो गया डी। ई है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, हमें इसमें कंपोनेंट निकालना है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की ओर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस, हाँ, तो ये ए अगर हम कहें कि भाई इधर की ओर मान लेते हैं ए है और इधर की ओर ये वी है, तो इसका इधर कंपोनेंट अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो ए कॉस थीटा आता, ए कॉस थीटा निकालना है, वो डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो अगर हम लोग कहें कि भाई वी और ए इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, वी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा कितना होगा, ये वी डिवाइड कर दें, तो ए कॉस थीटा जो आएगा तो डिवाइड कर दो, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट लिखा जाए, तो ये जे कैप है और उधर की टी जे कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा टी और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड था, ये निकाला ही हुआ है, डायरेक्ट रख देते हैं उसको, कितना 2 प्लस टी स्क्वायर। तो ई में था मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा सॉल्व हो गया, तो ये बन गया ई। एफ है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसमें क्या है कि दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर। तो एक जैसे अगर ये एक्सेलरेशन है, इसको हम दो कंपोनेंट लिख रहे हैं, एक दोनों से परपेंडिकुलर वाले, तो अगर एक का जो है हम लोग नॉर्मल ए टेंजेंशियल कह रहे हैं और एक नॉर्मल, तो क्या होगा, इनका स्क्वायर ऐड करके ए के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये दोनों स्क्वायर होके ऐड होके ए के बराबर होंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड जैसा, तो ये अंडर रूट लगाते उसकी वजह दोनों स्क्वायर कर दिया, तो ए टी का स्क्वायर, तो ये अभी सॉल्व किया ही हुआ हमने, तो आता टी
स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। ए एन स्क्वायर ये हमें पता करना है, और ये ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड है उसका 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यहाँ से ए एन स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस और टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो पूरा अंडर रूट में कर देते हैं, 2 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया f, सारे पार्ट सॉल्व हो गए। इसमें पोजीशन वेक्टर दिया था, डिफरेंशिएट क्या वेलोसिटी आया, डिफरेंशिएट क्या एक्सेलरेशन आया। मेरे ख्याल में इसमें डी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ई में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो डॉट प्रोडक्ट से हमने देखा। फिर एक कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना है, तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर होते स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मतलब एक कॉस थीटा कंपोनेंट है तो एक साइन थीटा कंपोनेंट होता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता, उसी से ही ये वाला रिजल्ट लिखा जाता है। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है 1 के बराबर, ए टी सॉल्व कर लिया था, ए एन सॉल्व हो गया यहाँ से, तो ये एफ पार्ट हो गया।